गरीब जादुई करेले वाला। एक समय की बात है, बिहार से सटे चत्रपुरा गांव में नरेंद्र नाम का एक बूढ़ा आदमी अपने दो बेटों के साथ रहता था। बड़ा बेटा बंशी और छोटा बेटा शोभित। नरेंद्र अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजता था। नरेंद्र की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, पर वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहता था। इसलिए वो रात में फैक्ट्री में काम करता था और दिन में अपने खेत पर काम किया करता था। एक दिन बंशी अपने पिता से कहता है, पिताजी, आप हमें ऐसी हालत में भी पढ़ा रहे हैं। पिताजी, पढ़ तो हम बाद में भी लेंगे, अभी तो पैसे भी नहीं है और खाने के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे हो पाते हैं। बेटा, तू इस बात की फिक्र मत कर, कहीं से भी पैसे लेकर आऊंगा, लेकिन तुम दोनों को पढ़ाऊंगा ताकि तुम दोनों अपना भविष्य बना सको। तुम्हें मेरी तरह ऐसे दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। तुम दोनों बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो मेरे बच्चे। बंशी और शोभित दोनों स्कूल के लिए चले जाते हैं। धीरे धीरे साल बीतते हैं और अब दोनों बड़े हो जाते हैं। दोनों अब कॉलेज जाना शुरू कर देते हैं। मगर एक दिन अचानक से नरेंद्र की तबीयत खराब हो जाती है और बंशी अपने पिता से कहता है, पिताजी, अब आप आराम कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपने काम करने के चक्कर में अपना ध्यान ही नहीं रखा है, जिस वजह से ऐसा हो गया है। अब आप आराम करिए। बस पिताजी, अब मैं कोई काम की तलाश कर लूंगा और मैं ही काम करूंगा। आपने हमें इतना काबिल बना दिया, अब हमारा फर्ज है हम आपकी सेवा करें। मगर बेटा, तुम्हारी पढ़ाई बीच में रुक जाएगी मेरी वजह से। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ मेरे बेटे। मैंने तुम्हें पढ़ाने के लिए ही तो इतनी मेहनत की है, वो सब बर्बाद चली जाएगी। मगर पिताजी, आपकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए किसी न किसी को तो काम करना ही होगा ना। इसलिए पिताजी, मैं आपकी और शोभित की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ। अब आपकी उम्र भी हो गई है और अब आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, इसलिए घर के लिए पैसे मैं कमा कर लाऊंगा। नहीं बेटा, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मैंने कहा ना, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। नरेंद्र धीरे धीरे बहुत कमजोर हो गया था। मजबूरी में उसे अपनी जंगल की जमीन भी बेचनी पड़ी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन नरेंद्र को जब बीमारी ने घेर लिया तो सारा पैसा बर्बाद हो गया और बंशी को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अब बंशी ही सारा काम संभालता था। फैक्ट्री में और जंगल में बची थोड़ी सी जमीन में अपनी खेती करता था। एक दिन उसके पिता नरेंद्र की मृत्यु हो जाती है। जब बंशी को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत दुखी होता है और बहुत रोता है। लेकिन उसका छोटा बेटा अपने पिता की मृत्यु पर उदास नहीं था। वो इसी मौके का इंतजार कर रहा था कि कब उसके पिता की मृत्यु हो और वो अपने पिता की जमीन को अपना बना के अपने भाई को घर से बाहर फेंक सके। सुनो बंशी भाई, तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन एक दिन पिताजी मुझसे बात कर रहे थे तो उन्होंने हमारी जमीन के बंटवारे के बारे में बात की थी और कहा था कि जंगल की जमीन वो तुम्हारे नाम करना चाहते हैं और घर की जमीन मेरे नाम। घर की जमीन जंगल से अधिक थी, इसलिए शोभित ने ऐसी चाल चली कि वो घर की जमीन को हथिया सके। अपने छोटे भाई की बात सुनकर बड़ा भाई कहता है, मगर भाई, पिताजी ऐसा क्यों चाहेंगे? वो तो हम दोनों को बचपन से यही सिखाते आ रहे हैं कि हमें एक दूसरे के साथ रहना है और चाहे कुछ भी हो जाए एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। हाँ भाई, लेकिन इस बारे में तो मैं भी नहीं जानता हूँ कि ऐसा क्यों कहा था पिताजी ने। शोभित अपने भाई से अधिक पढ़ा लिखा था और बहुत चालाक भी था, इसलिए वो अपने भाई को बेवकूफ बनाकर जमीन का बंटवारा कर लेता है और उसे बची खुची जंगल की जमीन दे देता है और खुद गांव की जमीन ले लेता है। शोभित की एक कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर जॉब लग जाती है, मगर बंशी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वो सुबह खेती करता और रात को फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन दिवाली का दिन था। बंशी अपने भाई के साथ दिवाली मनाने के लिए जाता है। अरे मेरे भाई, कहाँ हो तुम? दिवाली मुबारक हो। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, मिठाई और नए कपड़े। तुम हर साल दिवाली पर पिताजी के लिए लाए कपड़े पहनते थे ना, मुझे याद था। भाई? कौन भाई? मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, समझे तुम? अब तुम और मैं अलग अलग हैं, समझे? इसलिए अब कभी भी भूलकर मेरे घर में कदम भी मत रखना। मैं तुम जैसे छोटे लोगों के मुंह नहीं लगता। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अच्छा आदमी देखा नहीं कि लग गए रिश्ते जोड़ने। लेकिन भाई, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने क्या किया है? अब तुम और मैं अलग अलग हो गए हैं, इसलिए अब ना मैं तुम्हारा भाई हूँ और ना तुम मेरे, समझे ना? इसलिए दिवाली अपने घर जाकर मनाओ। जाओ यहाँ से, भूल जाना कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। बंशी उदास होकर अपने छोटे से छप्पर के घर में आ जाता है। अब शोभित एक बड़ी कंपनी में काम करता था, इसलिए वो बहुत घमंडी हो चुका था और अपने भाई से बहुत नफरत भी करता था। बंशी कभी कभी अपने भाई से पैसे की मदद मांगने जाता तो उसका भाई उसे मारकर घर से भगा देता था।
कब तक मैं ये करेले उगाता रहूंगा, कोई भी इन्हें नहीं खरीदता है। इससे अच्छा तो मैं आलू की खेती कर लूं, कुछ तो कमाई होगी। चलो कल से मैं इन सभी करेलों को हटाकर आलू की खेती करूंगा। अगले दिन बंशी अपने खेत में जाता है और उन करेलों को निकालकर अपने घर में ले जाता है। अब मैंने ये करेले तो निकाल लिए, लेकिन आलू की खेती के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? ये करेले भी तो बिकते नहीं हैं। अब भूख भी लग रही है, इन्हीं करेलों को बनाकर खा लेता हूँ। और चारा भी क्या है, इतने बुरे दिन आ गए हैं। जब वो करेले को उठाता है तो देखता है कि एक करेला बहुत ही ज्यादा चमक रहा है। वो उसे उठाता है, तभी वो करेले में से आवाज आती है, मैं एक जादुई करेला हूँ दोस्त, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, लेकिन सभी तुम्हारा फायदा उठा लेते हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करना दोस्त, अब से मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं तुम्हें दूंगा। तुम सच में जादुई करेले हो? हाँ दोस्त, तुम्हें यकीन नहीं है तो मुझसे कुछ भी मांग कर देखो। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्या कुछ खाने के लिए दे सकते हो? तभी करेला अपने जादू से वहाँ बहुत सारे खाने की चीजें ले आता है और बंशी ये देखकर सच में चौंक जाता है। तुम तो बहुत कमाल के हो दोस्त, काश तुम मुझे पहले मिले होते। बंशी धीरे धीरे उस करेले की मदद से अपनी पिता द्वारा बेची गई जमीन को फिर से खरीद लेता है और अपनी खुद की सब्जियां बेचने का काम शुरू कर देता है, जिससे धीरे धीरे वो अमीर होता चला जाता है और उसकी सारी परेशानी दूर हो जाती है। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।